नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने एक ज्योग्राफी के प्रश्न को लिया है। प्रश्न है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का भौगोलिक वितरण तथा आर्थिक महत्व बताइए। इस प्रश्न को पढ़ के ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण को लिखना है और दूसरे भाग में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आर्थिक महत्व को लिखना है। प्रश्न जहाँ पर भी पूछा जाए कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में लिखिए, तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि ऐसी वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना उगती है, और सामान्य सा इसका अर्थ होता है वनों के बारे में। तो यहाँ पर जो लिखा है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का भौगोलिक वितरण, अर्थात भारत के या भारत में पाए जाने वाले वनों के वितरण के बारे में जानकारी यहाँ पर देनी है। इस प्रश्न में जो उत्तर लिखा गया है किसी परीक्षार्थी द्वारा, उसको हम बाद में इवेल्युएट करेंगे। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। इस इमेज को मैंने ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस से लिया है। इसमें भारत में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति या वनों के बारे में जानकारी दी गई है। तो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों की जानकारी दी गई है, लिस्ट दी गई है, और भारत में किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं इसकी जानकारी दी गई है। इस मैप में कुछ एरियाज येलो कलर से दिखाए गए हैं, कुछ एरियाज वायलेट कलर से दिखाए गए हैं। तो यहाँ से इन बॉक्सेस से लिंक करके आप स्टडी कर सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए इसी लिस्ट को देना है और ये उनकी विशेषताएं लिखनी है, और ये लिखना है कि इस प्रकार के वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं पहले भाग के उत्तर के लिए, और ये एक मैप भी देना है। और जहाँ तक दूसरे भाग का सवाल है कि तथा आर्थिक महत्व बताएं, तो भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों या वनों का आर्थिक महत्व क्या होता है। सामान्य सी बात है कि वनों से ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं, खाद्य सामग्री मिलती है, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। यही सारी चीज़ें वनों के या प्राकृतिक वनस्पति के आर्थिक महत्व में लिखनी है। अब देखते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा है इस प्रश्न के उत्तर में। प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप मिलने वाले पादप समुदाय को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये बात ठीक है। जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन कर, पा के आगे बिंदु लगाया है, ये लिखना चाह रहा है पारिस्थितिक तंत्र। जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन कर पारितंत्र की क्रियाशीलता को बनाए रखने के साथ जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन भूमिका सधी हुई नहीं है, प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं है। इसे इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए थी कि भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है, जहाँ पर स्थलाकृतिक विविधता भी पाई जाती है, तापमान के वितरण में भी विविधता पाई जाती है, वर्षा की मात्रा में भी विविधता पाई जाती है, और इन सब कारकों में पाई जाने वाली विविधता के फलस्वरूप भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है या विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसके बाद वनों का वर्गीकरण लिखना चाहिए था, और उन वनों के प्रत्येक वर्गीकरण में कुछ विशेषताएं बताते हुए भारत के किस क्षेत्र में वे वन पाए जाते हैं उसकी जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो भूमिका है ये केवल प्राकृतिक वनस्पति के बारे में लिख दिया गया है, जबकि पूछा गया है प्राकृतिक वनस्पति का भौगोलिक वितरण भारत का। तो इसे सीधे सीधे भारत के संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पतियों को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि भारत में भौगोलिक विविधता के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है और निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आगे देखते हैं। भारत में की, या तो इसे भारत में लिखना चाहिए या भारत की। भारत की प्राकृतिक वनस्पति का भौगोलिक वितरण, ये हेडिंग डाली है, ठीक। उसके बाद इसने हेडिंग डाली है क्षैतिज वितरण। ये क्षैतिज वितरण से क्या कहना चाह रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। समुद्र तल से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक औसत वार्षिक तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होने के कारण उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास हुआ है। किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास हुआ है ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। भारत में केवल उष्णकटिबंधीय वनस्पति ही नहीं पाई जाती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मुख्य भूभाग के लगभग बीच से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंध में है, और जो दक्षिण का क्षेत्र है कर्क रेखा से वह उष्ण कटिबंध में है। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर इस बच्चे ने केवल उष्ण कटिबंधीय वनस्पति के बारे में ही लिखा है।
आगे लिखा है अतः औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम की ओर जाने पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति में क्रमशः सदाबहार, पर्णपाती वन, कटीले वन, सवाना एवं मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में हुआ है। फिर से इस बच्चे ने उष्णकटिबंधीय वनस्पति पर ही जोर दिया है, अन्य प्रकार की वनस्पति के बारे में लिखा ही नहीं है। आगे देखते हैं। अब इस बच्चे ने यहां पे हेडिंग भी डाली है ऊपर, औसत वार्षिक वर्षा उष्णकटिबंधीय वनस्पति, जबकि प्रश्न पूछा गया है भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, और ये बार बार लिख रहा है उष्णकटिबंधीय वनस्पति। यहाँ पर हेडिंग भी डाल के लिख रहा है उष्णकटिबंधीय वनस्पति, जबकि भारत में केवल उष्णकटिबंधीय वनस्पति ही नहीं पाई जाती है, अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कारण मैं आपको बता चुका हूँ, जबकि इसने यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखा है। एक तरफ लिखा है औसत वार्षिक वर्षा, वर्षा की मात्रा लिखी एक तरफ, दूसरी तरफ वनस्पति के प्रकार लिखे हैं, तीसरी तरफ लिखा है वृक्ष की प्रमुख प्रजातियां। और प्रश्न में पूछा गया था भारत की प्राकृतिक वनस्पति के भौगोलिक वितरण के बारे में, कि जो प्राकृतिक वनस्पति है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये लिखना चाहिए था। भौगोलिक वितरण इस पूरे चार्ट से या इस पूरी टेबल से गायब है। देखते हैं आगे इसने क्या लिखा है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, सदाबहार वन, आबनूस, महोगनी, रबर। सदाबहार वनों में ये वृक्ष पाए जाते हैं, ये बात तो सही लिखी है, लेकिन जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पे भी सदाबहार वन ही पाए जाते हैं। टेम्परेचर रेंज कुछ ज़्यादा लिखी है, सॉरी वर्षा की जो रेंज लिखी है वो कुछ ज़्यादा लिखी है। अर्ध सदाबहार वन 200 से 250 सेंटीमीटर तक, ये भी ज़्यादा है। 150 से 200 सेंटीमीटर तक अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। 250 सेंटीमीटर से जहाँ वर्षा अधिक होगी, इवन 200 सेंटीमीटर से जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे। साइडर, होलक, कैल, ये बात तो सही है, अर्ध सदाबहार वनों में यही वृक्ष पाए जाते हैं। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, आर्द्र पर्णपाती, ये रेंज भी थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है, 100 से 200 होना चाहिए। सागवान, टीक, साल। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा शुष्क पर्णपाती नहीं, 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होगी वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे, क्योंकि जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर होगी वहाँ अर्ध पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, वृक्षों की प्रजातियाँ यहाँ पे भी सही लिखी हैं। नीचे लिखा है 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा शुष्क कटीले वन। यहाँ पर वर्षा की मात्रा यहाँ पे भी ज़्यादा लिखी है। 70 सेंटीमीटर से वर्षा जहाँ कम होती वहाँ शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। नीम, खजूर, बबूल। 40 से 60 सेंटीमीटर सवाना वनस्पति, 40 सेंटीमीटर से कम मरुस्थलीय वनस्पति, और इतना ही लिखा है। यहाँ पर भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं मुख्य रूप से उनके नाम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पतियों की लिस्ट दी गई है वह भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि भारत में इन वनस्पतियों के अलावा पर्वतीय वनस्पति भी पाई जाती है, अल्पाइन वनस्पति भी पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है। इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। तो यहाँ पर जो लिखा है वह प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं लिखा है, और जो लिस्ट दी गई है वह भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि भौगोलिक वितरण को समझाइए, जबकि इस बच्चे ने एक लिस्ट दे दी है कि किस प्रकार की वनस्पति हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और वहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी होती है। वितरण, भौगोलिक वितरण के बारे में कुछ लिखा भी नहीं है और कोई मानचित्र भी नहीं दिया है। आगे देखते हैं। जहाँ पर लिखा था कि आर्थिक महत्व को बताइए, तो आर्थिक महत्व में लिखना चाहिए ईंधन, चारा, लकड़ी, औषधियाँ, शहद, खाद्य सामग्री, सब्जियाँ, फल इत्यादि मिलते हैं। यहाँ इसने लिखा है भारत में प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति 2 बार लिखा है, वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करके एक पारिस्थितिक तंत्र में कई प्रजातियों के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में सेवा करके देश की जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल पारतंत्रीय महत्व के बारे में लिख दिया, और जो आर्थिक महत्व था उसके बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई है। तो मेरी नज़र में इस प्रश्न का उत्तर जिस बच्चे ने लिखा है ये उत्तर इनकम्प्लीट आंसर है और प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं है। मार्क्स के बारे में देख लेते हैं कि इस बच्चों को कितने नंबर मिलने चाहिए।
हालांकि इस बच्चे ने जो उत्तर लिखा है वह इनकम्प्लीट है। तो पहले लिखा है, पहले पैराग्राफ में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में नहीं लिखा है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में लिखा है। लिबरल होके आधा नंबर दिया जा सकता है। क्षैतिज वितरण से मैं नहीं समझ पा रहा था। और दूसरा, इस पैराग्राफ में इस बच्चे ने केवल उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास हुआ है, अतः औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम की ओर जाने पर उष्णकटिबंधीय, फिर से उष्णकटिबंधीय वनस्पति पर वही बल दिया है, जहां मुख्य पेज पर भी इसने उष्णकटिबंधीय वनस्पति ही लिखा है। तो इस बच्चे को उष्णकटिबंधीय की क्यों धुन सवार हो गई नहीं समझ पा रहा हूँ। अन्य प्रकार की भी वनस्पति होती है और लिखा है कि क्षैतिज वितरण के बारे में या प्राकृतिक वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण के बारे में। तो भौगोलिक वितरण तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, इसने ये सीधा ये लिख दिया एक लाइन, अतः औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम की ओर जाने पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति में क्रमशः सदाबहार, पर्णपाती वन, कटीले वन, सवाना एवं मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में हुआ है। ठीक से लिख भी नहीं पा रहा है, सेंटेंस में भी गलती है। और वनस्पतियों के वितरण के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी है। आधा नंबर यहाँ पे भी दिया जा सकता है, वनस्पतियों के प्रकार के बारे में कुछ लिख दिया है। मुख्य भाग में जब आएंगे तो मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जो वनस्पतियों की लिस्ट दी गई है वह लिस्ट भी पूरी नहीं है। पर्वतीय वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, इन सबको छोड़ दिया गया है। और मूल रूप से प्रश्न में पूछा गया था भौगोलिक वितरण के बारे में, कोई जानकारी नहीं है कि भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, कोई जानकारी दी ही नहीं गई है। हालांकि इस लिस्ट के लिए भी और मुख्य भाग में 15 नंबर के प्रश्न को देखते हुए 2 नंबर दिए जा सकते हैं। और जहां पर पूछा गया था कि इस प्रश्न के दूसरे भाग में कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के आर्थिक महत्व को बताइए, वहां पर इसने आर्थिक महत्व में कोई बात लिखी ही नहीं है। केवल एक बात पारितंत्रीय महत्व की लिख दी है कि जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। आर्थिक महत्व में कुछ और लिखा ही नहीं है। यहाँ पे भी आधा नंबर दिया जा सकता है। तो इस बच्चों को मिलते हैं 3.5 नंबर 15 में से। और इस बच्चे को सलाह दी जाती है, पहली चीज़ तो है कि प्रश्न की मांग के अनुरूप कंक्रीट आंसर लिखें। प्रश्न में जो पूछा गया है वही बात लिखें। प्रश्न में पूछा गया था भौगोलिक वितरण के बारे में, जबकि इस प्रश्न के उत्तर में भौगोलिक वितरण के लिए कोई एक शब्द भी नहीं लिखा गया। प्रश्न में पूछा गया था आर्थिक महत्व के बारे में, कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई, बस केवल ज़बरदस्ती के शब्दों को भरने का प्रयास किया गया। दूसरी चीज़ है कि कोई मानचित्र भी नहीं दिया गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए भूगोल का कि जहाँ पर वर्षा की मात्रा के बारे में या वनस्पति के बारे में या वनों के वितरण के बारे में, मृदा के वितरण के बारे में, तब आप लोगों को अगर प्रश्न में नहीं पूछा गया है तब भी आप लोगों को मानचित्र बनाना ही चाहिए, क्योंकि मानचित्र भूगोल के आंसर में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मानचित्र भी नहीं दिया गया था। तो इस बच्चे को 15 में से 3.5 नंबर दिए जाते हैं। और इसे सलाह दी जाती है कि कंक्रीट आंसर लिखे, प्रश्न में जो पूछा गया वही बात लिखे, सेंटेंस सही तरीके से लिखे जिससे कि बात स्पष्ट तरीके से समझ में आए। एक चीज़ और कि इस बच्चे को प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानकारी भी पूरी नहीं थी, क्योंकि इसने उष्णकटिबंधीय वनस्पति इवन हेडिंग में भी उसने उष्णकटिबंधीय वनस्पति लिख के काम चलाया है। तो इससे पता चलता है कि इस बच्चे को भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं थी। तो नॉलेज भी एनरिच करना जरूरी है इस बच्चों को। और इस प्रश्न के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।